नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दिन भर की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवभूमि की इस यात्रा की, जो आज होने वाली है। आज देवभूमि के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। हिमालयन संस्कृति केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर इसे पिछले कुछ दौरों के साथ ही देखा जाए तो ये उत्तराखंड के संदर्भ में पहला पॉलिटिकल दौरा प्रधानमंत्री का माना जा सकता है, क्योंकि कई शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के साथ साथ एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं परेड ग्राउंड में, और लिहाजा उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून के परेड मैदान में कुछ ही देर बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। भाजपा संगठन की तरफ से जो तैयारियां यहां पर की गई हैं, वो लगभग 1 लाख लोगों को यहां पर बुलाने की तैयारी उनकी तरफ से है कि 1 लाख लोग परेड मैदान में पहुंचे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में सम्मिलित हों। साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो लगभग 18,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। अंतिम चरण में यहां पर जो एक सुरक्षा व्यवस्था की जांच है वो यहां पर चल रही है, और इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार व्यवस्थाओं को जांचने का काम कर रहा है। बैरिकेडिंग लगातार पूरे शहर में लगाए गए हैं, जिसकी वजह से किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। साथ ही मुख्य मैदान स्थल तक पहुंचने के लिए जो यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, जांच पर यहाँ पर पूरी तरीके से होगी। कोविड प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी परेड मैदान में पहुंच चुके हैं, और यही वो परेड मैदान है जहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने चुनावी आगाज किया था और एक बड़ी सौगात उत्तराखंड प्रदेश को दी थी, ऑल वेदर रोड की। तो आज की जब जनसभा यहाँ पर होगी, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर संबोधित करेंगे, तो उम्मीद आम जनता को यही होगी कि कोई और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से उत्तराखंड की जनता को दे सकते हैं, जिसका इंतजार सभी को रहेगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून। तो देवभूमि में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आज ये एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित करने वाले हैं। कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज उनका है, लिहाजा इसे आने वाले चुनाव के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त सीधे जनसभा स्थल जहां पर ये जनसभा होनी है, वहां से हमारे सहयोगी अजीत कांबोज सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने अभी बताया भी कि 2017 में भी इसी तरह की एक रैली को संबोधित किया गया था और जाहिर तौर पर बाद में इसका असर हुआ। इन सब के बीच चूंकि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड आते रहे हैं, उनका पसंदीदा ये क्षेत्र रहा है, लेकिन ये दौरा इसलिए अलग क्योंकि इसे पॉलिटिकल दौरे के तौर पर देखा जा रहा है। जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, एक तरह से आगाज माना जा सकता है इसे आने वाले चुनाव के संदर्भ में। क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या तैयारियां? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत से पहले से वो लगातार उत्तराखंड में आते रहे हैं, और अभी हालिया दिनों में अगर बात की जाए तो केदारनाथ दौरे पर आकर बाबा केदार के दर पर शीश नवाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब जो आज की अगर बात की जाए तो चुनावी शंखनाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करने जा रहे हैं। एक बड़ी जनसभा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, और आप मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में देख भी सकते हैं लोगों के आने की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ने लगी है, और पूरी तरह से पारंपरिक वेशभूषा में भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत सत्कार को लेकर यहां पर तैयार हैं। हालांकि जो समय रखा गया है जनसभा के संबोधन का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 1 बजे का है। 1 बजे वो यहां पर पहुंचेंगे और 12:30 बजे के करीब वो राजधानी देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और जिस तरह से कि ऐतिहासिक बना था 2017 विधानसभा चुनाव में परेड मैदान, 2016 के अंतिम दिनों में, दिसंबर माह के अंतिम दिन में यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने एक जनसभा का संबोधन किया था और सीधे तौर पर ऑल वेदर रोड की एक सौगात यहां पर देने का काम किया था उत्तराखंड की जनता को। और अब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं, एक बड़ी जनसभा का यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 18,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण कार्यक्रम तय किया गया है, शिलान्यास उनमें होना है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का यहां पर शुभारंभ होना है, आज से ही उसका काम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं, और अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो काफी कुछ लोग उनको सुनने के मौजूद रहेंगे, और लगभग जो भाजपा की तरफ से तैयारी की गई है वो 1 लाख लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करने की उनकी तरफ से तैयारी की गई है, और जिसको लेकर तैयारियां पीछे दिख भी रही हैं कि लोग आना शुरू हो चुके हैं। जी
जी अजीत, जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया कि करीब करीब 1 बजे तक यहाँ पर पीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है और अभी करीब 10:30 बज रहे हैं और अभी से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है कि खासतौर पर यहाँ पर लोगों को जुटाया जाए, लोगों की भीड़ जुटाई जाए। दावा क्या कुछ है, कितने लोगों की जुटने की अभी उम्मीद जताई जा रही है? और जो लोग आए हैं, अगर आप संक्षेप में उनसे बातचीत कर सकें कि क्या कुछ उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की अगर बात की जाए तो लगभग 30,000 से ज्यादा का यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट रखा गया है और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनका साफ तौर पर दावा है कि लगभग 1 लाख के करीब लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को सुनने का काम करेंगे। और लोगों की अगर बात की जाए तो लोग लगातार पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर सीटों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकायदा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो यहाँ पर फोटोज हैं उनको लेकर यहाँ पर बैठे हैं और उसी के हिसाब से प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की तस्वीरें हैं, हालांकि अभी शुरुआत है, लगभग 10:30 का समय हुआ है और 1 बजे का समय यहाँ पर जनसभा का रखा गया है, तो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो दूरस्थ जनपदों से सुबह ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो देर रात को देहरादून पहुंचे थे और अब सुबह ही वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं जनसभा स्थल पर। और लोगों को सीधे मन में एक ही उत्सुकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और जब वो जनता को संबोधित करने का काम करेंगे तो क्या कुछ उनका वक्तव्य होगा। एक शुरुआत जो वो करते आए हैं अभी तक का, जितना भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना है, वो जहां पर भी पहुंचते हैं वहां की स्थानीय भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं। तो अगर वो देहरादून पहुंचते हैं तो देहरादून में आकर वो किस तरह से अपने संबोधन की शुरुआत करेंगे, इसका इंतजार रहेगा। और लोगों के आने का सिलसिला अब लगातार होता हुआ नजर आ रहा है कि लोग आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि व्यवस्थाओं को यहाँ पर दुरुस्त रखने के लिए चेकिंग थोड़ी यहाँ पर कड़ी की गई है, लेकिन उम्मीद सभी को यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंच सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो देख भी सके और उनके जो वक्तव्य होंगे उसको सुन भी सके। जी अजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका और बने रहिए, चूंकि आज महत्वपूर्ण दिन है और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 2016 में भी इसी परेड मैदान पर वो पहुंचे थे और एक चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। आज फिर पहुंच रहे हैं, लिहाजा इंतजार रहेगा कि क्या कुछ इस जनसभा के दौरान वो अपनी बात रखते हैं। इन सबके बीच एक और महत्वपूर्ण खबर ये कि उत्तराखंड कांग्रेस को इस सबके बीच एक बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। पीएम मोदी की इस रैली के दौरान ही मंच पर ऐसी जानकारी आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। किशोर उपाध्याय जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, लिहाजा इसे एक बड़े झटके के रूप में माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं किशोर उपाध्याय। अजीत कांबोज हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे बने हुए हैं, उनके पास ही एक बार फिर से चलेंगे। अजीत, जाना चाहेंगे आपसे, ये किशोर उपाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें इस तरह की निकल के आ रही हैं। हालांकि इससे पहले ही सुगबुगाहट थी, लेकिन माना जा रहा है कि आज पीएम के मंच पर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके संबंध में क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, एक ये बड़ा झटका हो सकता है कि अगर इस बात की पुष्टि होती है पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अगर ज्वाइन करते हैं उत्तराखंड भाजपा को, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि अटकलें इसकी सुगबुगाहट पिछले कई दिनों से चल रही है और किशोर उपाध्याय से भी जब जनता टीवी ने बात की थी तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था संभावनाओं को लेकर। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं की थी कि क्या वो वाकई भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कल देर शाम से इस तरह का माहौल बनने लगा और एक सुगबुगाहट काफी तेजी से बढ़ी है कि किशोर उपाध्याय आज भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच को वो साझा भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर केवल अभी अटकलें हैं, पुष्टि इसकी तभी हो पाएगी जब वो सामने नजर आएंगे। लेकिन जो तमाम तरह की बातें यहाँ पर चल रही है, दल बदल को लेकर तमाम तरह की सुगबुगाहट यहाँ पर चल रही है, अगर किशोर उपाध्याय भाजपा को ज्वाइन करते तो एक बड़ा झटका होगा उत्तराखंड कांग्रेस के लिए। जी अजीत, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर जैसे कि अजीत कांबोज ने भी बताया कि ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर बड़ा झटका, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और ऐसे में किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार इस तरह की सुगबुगाहट थी, इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज माना जा रहा है कि यह सस्पेंस खत्म हो सकता है। पीएम जब यहां पहुंचेंगे तो उस मंच पर ही किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत कंफर्म जैसी खबरें आ रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात गोरखपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज सीएम योगी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ अनुराग ठाकुर भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हैं।
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थान महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में इकट्ठा होकर शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसके मद्देनजर शहर में रूट डायवर्जन भी किया गया है। इस दौरान टीपी नगर से शहर में आने वाली वाहन बेतियाहता से शास्त्री चौराहे से अंबेडकर छात्र संघ भवन चौराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे और इसके अलावा शास्त्री चौराहे से कचहरी चौराहे की तरफ जुलूस। इस समय सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। और ये गोरखपुर के कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो इस वक्त सीधे कार्यक्रम के स्थल से ही हमें मिल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। 2 दिवसीय गृह जनपद के एक दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी साथ में मौजूद हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद समारोह के कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने कर दिया है और इसी कार्यक्रम में इस वक्त वो मौजूद भी हैं। सुभाष गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सुभाष, बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि कल भी हम लगातार बात कर रहे थे कि गोरखपुर दौरे पर हैं और कल दूरदर्शन से जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आज महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई इस कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है और जो आज का कार्यक्रम है उसके संदर्भ में भी दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं महाराणा प्रताप में मौजूद हूं। लगभग 2000 विद्यार्थी और 8,000 विद्यार्थी और लगभग 2000 से ज्यादा शिक्षक व कर्मचारी यहाँ पर। तो सुभाष गुप्ता से संपर्क ठीक ढंग से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर ही वो मौजूद हैं और लिहाजा आवाज काफी ज्यादा है और टेक्निकली कोशिश करते हैं दोबारा उनसे संपर्क साधने की। लेकिन सीएम के साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर दोनों ही नेता मौजूद हैं और इसी के तहत आज ये खास कार्यक्रम, जिसके तहत रूट डायवर्जन भी किया गया। जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को देखते हुए रूट डायवर्जन भी लोगों के लिए किया गया है। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और साथ में अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद समारोह के कार्यक्रम का शुभारंभ अभी किया जा चुका है और ये कार्यक्रम अभी इस वक्त चल रहा है। आगे बढ़ते हैं खबर प्रयागराज से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत गर्मा गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिमों को लुंगी छाप गुंडा बता दिया और सर पर जालीदार गोल टोपी लगाए हुए लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि हथियारों के साथ व्यापारियों को डराने का ये काम करते थे। मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया। प्रयागराज में आयोजित मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रयागराज में लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, सर पर जालीदार गोल टोपी लगाए रहते थे, हथियारों के साथ जो व्यापारियों को डराने धमकाने का काम करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे और साथ ही शिकायत न करना ऐसी धमकी भी देते थे। यह सारा कुछ याद रखना, चूंकि ये सब कुछ योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद सब पर लगाम लगी है। 2017 के बाद जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से व्यापारी सुरक्षित हैं, ये उन्होंने कहा है। दो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। यह पूरा, अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। तो कुल मिलाकर ये जो बयान है, अब इस बयान में इसके बाद सियासत गरमाई हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले ही एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद उस पर भी सियासी प्रतिक्रियाएं आई और अब
ये जो बयान है इस पर सियासी गर्माहट होना लाजमी है। आनंद राज हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद राज, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, अब जाहिर तौर पर इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी, क्योंकि निशाने पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े नेता थे। ऐसे में क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया आ पाई है उनके इस बयान के बाद? देखिए, 2022 चुनाव से पहले जो तंज कसने का सिलसिला है अब वो जारी हो गया है। पहले समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, फिर सपा ने, उसके बाद बसपा भी मैदान में कूदी और कांग्रेस भी इस मैदान में है। लेकिन तर्जुबानी जंग में केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही, दरअसल प्रयागराज में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि उनके पार्टी में गुंडे और बदमाशों का डेरा था, जो व्यापारियों को परेशान करते थे और उनसे रंगदारी वसूला करते थे और ना देने पर उनको ना शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी देते थे। तो ऐसे में ये पूरा जो कहना था केशव प्रसाद मौर्य का, दरअसल प्रयागराज के में एक व्यापारी सम्मेलन मंडल से आयोजित किया गया था, जिसमें प्रतापगढ़ को शामली फतेहपुर के व्यापारी शामिल हुए थे। उस दौरान व्यापारियों सामने बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, हालांकि अब इस बयान के बाद प्रयागराज के जो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन सारे लोगों का ये बयान आने शुरू हो गए हैं कि इस प्रकार का राजनीतिक स्टंट हमेशा से बीजेपी करती आई है। क्योंकि बीजेपी ने पहले अयोध्या का कार्ड खेला, फिर चुनाव आ गया, तब मथुरा का कार्ड खेल रही है। ये पूरा राजनीतिक स्टंट बीजेपी का है और ऐसे में बीजेपी हमेशा का ऐसे हथकंडे अपनाती है जिससे लोगों की भावनाओं से खेला जाए और लोगों को आहत पहुंचा जाए। ऐसे में राजनीतिक सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। जी आनंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। केशव प्रसाद मौर्य ने ये जो बयान दिया, इस बयान के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा निशाना चूंकि समाजवादी पार्टी के संदर्भ में ही कहा था, लिहाजा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर रिएक्शंस आने अब शुरू हुए हैं। अगली खबर अमेठी से, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने ग्राम प्रधान के घर में घुसकर गोली मारी है। प्रधान को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। गोली लगने से प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। जमीनी विवाद में हत्या का आरोप है। थाना मुसाफिर थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर गांव का यह मामला है। मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच कर रही है। विनोद कुमार दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त अमेठी से जुड़ रहे हैं। विनोद, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरह से यह घटनाक्रम हुआ, घर में घुसकर ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई, कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए विनोद। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी ग्राम प्रधान की अज्ञात दोस्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि गांव में किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि हमारा जमीनी विवाद चल रहा था, इसी के चलते हमारे पिता की हत्या कर दी गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 का पर्चा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के बेटे ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। जी विनोद, क्या इन सब के बीच में कुछ पता लग पाया है? जिन्होंने हत्या की है उनके संदर्भ में, आरोपियों के संदर्भ में कुछ सुराग मिल पाए हैं? जी बिल्कुल बता दूं आपको कि सीओ मुसाफिर थाना से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जमीनी मामले को लेकर के इनकी हत्या की गई है, जिससे 3 टीमें गठित कर सके पुलिस पूरी कार्रवाई के लिए टीमें लगा दी गई। नजर बना के रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल घर में घुसकर ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई है। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और रुक कर रहे हैं हम गोरखपुर का, जहां पर जिस कार्यक्रम का हम जिक्र कर रहे थे, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। महायोगी बाबा गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हिमाचल प्रदेश से ही कांगड़ा जी के स्थान से महायोगी गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है, जिसकी स्मृति में आप प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार और नेपाल के लोग आकर के खिचड़ी चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो महायोगी गोरखनाथ जी का आगमन हिमाचल प्रदेश से हुआ था और आज हिमाचल
फिलहाल बता दें कि संसद में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बावजूद किसान आंदोलन लगातार जारी है। तो वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर बैठक करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है, अब से थोड़ी देर बाद। वहीं एमएसपी कानून पर कमेटी बनाने के लिए पिछले दिनों सरकार की ओर से अनौपचारिक रूप से किसान संगठनों से 5 नाम मांगे गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इन नामों पर मोहर लगाई जा सकती है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सरकार की तरफ से एमएसपी पर लिखित प्रस्ताव नहीं मिला है, लिहाजा आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसान आंदोलन के संदर्भ में फैसला हो सकता है कि यह आंदोलन आगे जारी रखा जाए या इसे खत्म किया जाए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।